नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस फिजिक्स ऑप्शनल के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और स्वागत तो मैं आप लोगों का इस पीडीएफ फाइल से करना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल न्यू है। एक पीडीएफ के जितना हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। लेट मी शेयर द पीडीएफ विथ यू। यस, सो as you can see, this is a long PDF, lengthy PDF actually, and so uh, I will require some time to cover this, but ये हो जाएगा दोस्तों कवर। जैसे और इसमें भी वही मैं स्ट्रेटेजी अपनी लेके चलूंगा कि जो जो भी टॉपिक्स लंबे हो गए उनको बीच में जाए, मैं उनको कंटिन्यूएशन में लंबा वीडियो बना के चलाऊंगा। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट वाला वीडियो लंबा हुआ। खैर, तो मैंने आपको जो है बता दिया है मेरे बारे में। मेरा इंट्रो आपको सब पता है। और जो नए अगर नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल से, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और ये आप फिजिक्स ऑप्शनल के साथ आईएएस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, सो द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। Over here you get 100% coverage of IS syllabus, along with coverage of previous year questions too. After the classes, after 2 or 3 classes are over, then I will take some previous year questions. 2 or 3 classes, not classes, actually top 2 or 3 chapters. When they are over, I will take PO. Okay, so as you can see, our today's topic is about rocket only. So the chapter which is going on right now, it mechanics of particles. Okay, तो अभी पहला टॉपिक क्या चल रहा है? मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल चल रहा है। पेपर 1 का टॉपिक है ये। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है उसका टॉपिक है। क्या बोलते हैं, क्या नाम है टॉपिक का? ये मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स नाम है इस टॉपिक का। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स। और ये तो चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, या मतलब यूनिट 1 है ये। और फिर जैसे ही ये वाला यूनिट खत्म होता है, इसके बाद में यूनिट नंबर 2 शुरू हो जाएगा। और यूनिट नंबर 2 क्या होगा? यूनिट नंबर 2 होगा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज ये होगा यूनिट नंबर 2। ठीक है, so as the unit number 2 will be mechanics of rigid bodies, number 1 is this. I would strongly recommend that before proceeding in this video further, you should watch the previous things. I Okay. So now let's start our topic. Total takeoff. Sorry, really sorry. Let me take the highlighter. Yes, total takeoff mass and payload. अब ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, टोटल टेक ऑफ मास। अभी देखिए, जो हमारा रॉकेट होता है ना, वो रॉकेट जमीन से स्टार्ट होता है। ठीक है, द रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड। अब मान लीजिए इनिशियल मास जो है रॉकेट का वो कैपिटल एम नॉट है। रॉकेट में आमतौर पे क्या होगा? इनिशियल मास वो मैंने आपको बताया था कि पे जाते जाता है, जैसे कि हाइट बढ़ती है सरफेस से रॉकेट की, वैसे वैसे उसमें जो फ्यूल होता है ना, एग्जॉस्ट होने लगता है दोस्तों। अगर फ्यूल एग्जॉस्ट होने लगता है तो उसका वेट रिडक्शन होता है। ये मैं मोशन डिराइव करते समय रॉकेट का हमने ये चीज बताई भी थी। ठीक है, अब देखिए आमतौर पे रॉकेट में क्या होता है। मान लीजिए कोई रॉकेट है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कॉर्नर में। ये मान रॉकेट है। ओके, लेट मी ड्रॉ अ सिंपल रॉकेट। ओके, सो इन दिस रॉकेट कैपिटल एम नॉट। सो ये जो कैपिटल एम नॉट मास वाला इनिशियल रॉकेट है, इसको हम दो चीजों से मिलके बना मान सकते हैं। पहली बात, ये रॉकेट
का फ्यूल का सिलेंडर मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये जो है शेडेड पोर्शन, ये दिस इज द फ्यूल सिलेंडर ऑफ दिस रॉकेट। ओके, अब होता क्या है दोस्तों, इसका जो वजन है इस मशीनरी का, मतलब रॉकेट की मशीनरी का वजन है, उसको मैं मान लेता हूँ अलोंग विथ फ्यूल, फ्यूल के साथ में, मतलब ये जो जो भी इसमें फ्यूल भरा है, ईंधन जो भरा है इसमें, ईंधन के साथ में इस रॉकेट की मशीनरी का वजन मान लो स्मॉल एम नॉट है, मान लो, ठीक है। और पेलोड क्या होता है फिर, रॉकेट में लोग बैठे हैं, क्रू है, लोगों का जो वजन है, जो रॉकेट में लोग बैठे हैं, रॉकेट में कुछ सामान लोडेड है, so all those things will come under payload and I denote small m। Okay, so capital M naught is the initial और ये बात दोस्तों, मास और वेट कांट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, अभी मुझसे भी वही गलती हो गई थी, मास वेट वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं केमिस्ट्री में दोस्तों, केमिस्ट्री में वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं मास और वेट, लेकिन फिजिक्स में इंटरचेंजेबली यूज नहीं होते हैं मास और वेट। मास मतलब किसी बॉडी का मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, उसमें कितना कंटेंट है, कितना मटेरियल कंटेंट है, वो मास बताता है। जबकि वेट बताता है कि किस फोर्स से अर्थ या फिर कोई दूसरा प्लेनेट उस उतने कंटेंट के मटेरियल को कितने फोर्स से अर्थ या कोई दूसरा प्लेनेट खींच रहा है, वो वेट होता है। और जो कंटेंट किसी चीज में होता है वो मास होता है। केमिस्ट्री वाले जो लोग होते हैं वो मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। इन फिजिक्स यू विल ऑलवेज हैव टू कंसीडर मास एंड वेट एज टू सेपरेट एंटिटीज। और हम जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं, 50 किलो वजन की बोरी है बोलते हैं, 50 किलो के वजन की बोरी है, 50 किलो के वजन का गेहूं है, 50 क्विंटल का गेहूं है, 50 क्विंटल वजन है इस गेहूं का। लेकिन ये सब करेक्ट नहीं है दोस्तों, एक्चुअली 50 kg मास है उस गेहूं का, 50 kg मास है उस गेहूं का। वजन तो न्यूटन में गिना जाता है, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। So all these things, the chemistry people, that's why use these things interchangeably, because they are not physics students, so obviously they will do that. Okay, so और उसमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, इनफैक्ट वो हायर लेवल पे भी वही चलता है वहां पे। ओके, सो जाने दीजिए वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का। पर वैसा ही हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जब पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में उसके मायने कुछ और होंगे। हो सकता है फिजिक्स में पढ़ते समय एटॉमिक मॉलिक्यूलर की कोई केमिस्ट्री की टेक्निकल चीज फिजिक्स में रॉन्गली पढ़ाई जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ओके, तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है। अभी मैं ये सब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स भी था और केमिस्ट्री भी था, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ले लिया था, केमिस्ट्री छोड़ दिया था, उनकी बात कुछ और है। तो ठीक है, सो एनीवेज अभी यहाँ पे जो है ये कैपिटल एम नॉट बीएससी की बात कर रहा था मैं। सो एनीवेज, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आपका तो वास्तव फिजिक्स से ही ज्यादा हुआ होगा, केमिस्ट्री से तो कम होता है वास्तव इंजीनियर्स का। सो ये देखिए ये क्या है, कैपिटल एम नॉट क्या है, capital M naught is the initial mass of the rocket, and this initial mass of the rocket, capital M naught, is comprised of two things. Which two things? First of all, payload। payload मतलब जो आदमी उस रॉकेट में बैठा है, वो आदमी का वजन जो है, या फिर जो उसने अपने खाने पीने का सामान जो ले गया होगा उस आदमी ने रॉकेट में, या और उस आदमी का रॉकेट में वजन, ऑल दोस थिंग्स आर बेसिकली मेजर्ड अंडर पेलोड। और पेलोड के अलावा दूसरा वजन कौन सा होता है, जो ईंधन का वजन हो यानी फ्यूल का वजन हो, और रॉकेट की मशीनरी का वजन हो, मतलब इनिशियल मास विथ फ्यूल बट विदाउट पेलोड। ओके, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, इनिशियल मास विथ फ्यूल, मतलब ईंधन के साथ बट विदाउट पेलोड, बिना पेलोड के। ओके, क्योंकि पेलोड का मास ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए फाइनल फाइनल स्टेज में क्या होगा, जब ये रॉकेट ये भरे हुए ईंधन के साथ, जब ये रॉकेट जो है, जो हमारा रॉकेट है वो कुछ हाइट पे जाएगा। ओके, जब हमारा रॉकेट कुछ हाइट पे जाएगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि
कुछ हाइट पे जाने के बाद में इसका जो कुछ फ्यूल का कुछ परसेंटेज कम होगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, जब रॉकेट उड़ान भरता है तो उसके उसमें के बैठे हुए इंसान थोड़ी खत्म हो जाते हैं समय के साथ। ऑब्वियसली ईंधन ही खत्म होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं होगा कि रॉकेट आसमान में उड़ा और इंसान खत्म हो गया रॉकेट, ऐसा तो नहीं होगा। तो मास ऑफ द पेलोड विल रिमेन द सेम इन फाइनल कंडीशन ऑल्सो, इन फाइनल सिचुएशन ऑल्सो मास ऑफ पेलोड विल रिमेन द सेम, बट what will change then? Residual mass. This is the thing which has changed. Initial mass has turned into residual mass, okay? And in that residual mass also you will have to consider one thing. See, ये मान लीजिए मशीन का मास है, रॉकेट की मशीन का मास है, ठीक है? ये मान लीजिए ईंधन का मास है, ईंधन को फ्यूल लिखता हूं मैं, ठीक है? और ये मान लीजिए पेलोड का मास है। तो यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए, ये तीन चीजें हैं कुल मिला के। यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो मशीन का मास है, फ्यूल का मास है और पेलोड का मास है। विच थिंग्स विल चेंज? पेलोड का मास नहीं होगा चेंज, मशीन का मास नहीं होगा चेंज, क्योंकि हम सिंगल स्टेज रॉकेट मान रहे हैं। सिंगल स्टेज रॉकेट यानी क्या, आपको बता चुका हूं मैं प्रीवियस क्लासेस में। मल्टी स्टेज रॉकेट जिसमें बहुत सारे स्टेजेस होती है और एक एक स्टेज झड़ाते हुए रॉकेट चलता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल स्टेज रॉकेट की बात कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे तक एक ही रॉकेट है, वो अपना मास झड़ा नहीं रहा है, वो एक एक टुकड़ा नहीं झड़ा रहा है अपना। तो मास ऑफ द मशीन, मशीन मास डज नॉट चेंज, पेलोड मास डज नॉट चेंज, ओनली फ्यूल मास चेंजेस। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इन दोनों के मास को एक साथ कंसिडर किया है कि कौन से मास को, मशीन के मास को और फ्यूल के मास को, और इसको माना है एम नॉट, ठीक है? फ्यूल प्लस मशीन का मास यानी कि विदाउट पेलोड, इसको माना है हमें इनिशियली एम नॉट, और इनिशियली पेलोड का मास हमने माना है एम, ठीक है, स्मॉल एम। और ये फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये जो फ्यूल है बर्नआउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली मशीन का मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन फ्यूल का मास बर्नआउट होने की वजह से कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बचेगा। ये फाइनल स्टेज यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है? फाइनल स्टेज इज बीइंग रिटन ओवर हियर, यहाँ फाइनल लिखा जा रहा है, ठीक है? तो फाइनली पेलोड का मास तो उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आदमी रॉकेट में बैठा हुआ आदमी गायब नहीं होएगा। लेकिन जो फ्यूल का मास कम होने की वजह से फ्यूल प्लस मशीन का कंबाइंड मास, फ्यूल प्लस मशीन का, देखिए मास ऑफ मशीन कम नहीं हो रहा है, ओनली फ्यूल का मास कम हो रहा है, लेकिन हम फिर भी फ्यूल प्लस मशीन का जो कंबाइंड मास है उसको कुछ फ्रैक्शन बता रहे हैं। इनिशियल जो फ्यूल प्लस मशीन का इनिशियल मास था स्मॉल एम नॉट, उसके तुलना में जो फाइनल फ्यूल प्लस मशीन का मास रहेगा विदाउट पेलोड वाला, वो कुछ फ्रैक्शन होगा। क्यों कुछ फ्रैक्शन होगा? वाई इट विल बी सम फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मास, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, सी। और फ्रैक्शन भी ये 1 से छोटा होगा, मैं बता रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे ये जो एफ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, दिस एफ विल हैव अ वैल्यू स्मॉलर देन 1। व्हाई इज वैल्यू स्मॉलर देन 1? बिकॉज सी, आप जब भी चॉकलेट खाते हैं, ये जो मान लीजिए चॉकलेट है, ठीक है, और मान लीजिए ये और एक चॉकलेट है जो इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसके साथ अटैच्ड है दूसरी चॉकलेट। तो देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए ये चॉकलेट का मास मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, और पेलोड ये चॉकलेट के ऊपर मान लीजिए बर्फी चिपकी हुई है, बर्फी चिपकी हुई है चॉकलेट के ऊपर, यहाँ पे बर्फी है। तो ये जो, और मान लीजिए आपने आपने कसम खाई है कि सिर्फ इतना पार्ट मैं खाऊंगा चॉकलेट का, ये वाला पार्ट खाऊंगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये रॉकेट का फ्यूल हो गया, ये मतलब ये फ्यूल है, इसका मास क्या है इनिशियल, एम नॉट है, ठीक है? किसका किसका मास है एम नॉट। ये जो पूरी मशीनरी है, ये पूरा जो यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक जितना भी सब कुछ, ये पूरे का मास कितना है, कैपिटल एम नॉट है, ठीक है? उसमें से ये जो पेलोड है, पेलोड क्या है, ये बर्फी पेलोड है। सो दिस बर्फी इज निग्लेक्टेड, एंड
ये चॉकलेट्स का मास कुल मिला के स्मॉल एम नॉट है, और ये बर्फी जो लटकी हुई है ऊपर से चिपका ये टेप से हमने, उसका मास क्या है, एम है। समझ में आ गई बात आपको? सो कैपिटल एम नॉट, स्मॉल एम नॉट और एम के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एम नॉट मतलब वो वाला पार्ट है जो मशीन प्लस क्या है वो बताइए, मशीन प्लस विदाउट पेलोड वाला जितना भी मास है वो स्मॉल एम नॉट है। मशीन प्लस फ्यूल का मास, मशीन प्लस फ्यूल का मास विदाउट पेलोड ये स्मॉल एम नॉट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और पेलोड का मास जो है वो स्मॉल एम है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और रेसिडुअल मास यानी कि कुछ समय बाद जब फ्यूल थोड़ा थोड़ा बर्न आउट होगा तो रेसिडुअल मास क्या होगा, दिस विल बी एफ टाइम्स एम नॉट जो यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ दिस एफ शुड बी स्मॉलर देन 1। वाई एफ शुड बी स्मॉलर देन 1? क्योंकि एम नॉट में फ्यूल का मास एडेड होने की वजह से फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगा तो ऑब्वियसली बर्न होने के बाद में इनिशियल एम नॉट का कोई फ्रैक्शन ही बचेगा, एंड दैट फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन 1। क्यों स्मॉलर देन 1 होना चाहिए फ्रैक्शन? क्योंकि अगर फ्रैक्शन को ग्रेटर देन 1 रख दोगे, यहाँ पे फ्रैक्शन को ग्रेटर देन 1 रख दोगे तो मान लो इनिशियल मास एम नॉट है, और फ्रैक्शन एम नॉट में फ्रैक्शन एफ को मैंने ग्रेटर देन 1 बना दिया, तो क्या हो जाएगा, I/4 एम नॉट। एग्जाम्पल लो। सो इज इट वैलिड? क्या ऐसा होगा कि ईंधन जलने के बावजूद के बजाय 5/4 यानी कि एम नॉट का वैल्यू बढ़ गया है? ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि फ्यूल हमारा खर्च हो रहा है, ठीक है। सो दिस एफ विल बी स्मॉलर देन 1, दिस इज वेरी मच क्लियर, ओके। सो कुल मिला के यहाँ पे स्टोरी समझ में आ गई होगी आपको। और ये जो फाइनल फ्रैक्शन एम नॉट प्लस स्मॉल एम जो लिखा है हमने, एफ एम नॉट प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम यानी कि टोटल फाइनल मास, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक गौर से देखिएगा एक बार, यहाँ से यहाँ तक बस 2 सेकंड का समय लीजिएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखिएगा। यहाँ कोई डाउट है क्या आपको? इतने पार्ट में कोई डाउट है क्या, वो चेक कीजिएगा गौर से, ठीक है। इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, और यदि अभी भी डाउट है तो वीडियो पॉज कीजिएगा अभी के अभी और फिर देखिएगा। सिर्फ इतने पार्ट को देखिएगा, इतने पार्ट को, ठीक है। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक। लेट द रेसिडुअल मास ऑफ अ रॉकेट विदाउट पेलोड और फ्यूल इज अ फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मास। ये क्या लिखा है यहाँ पे, लेट द रेसिडुअल मास ऑफ रॉकेट विदाउट पेलोड और फ्यूल इज अ फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मास इंक्लूडिंग फ्यूल, ठीक है ना। बट विदाउट पेलोड इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ पेलोड m विथ टू वेलोसिटी v, ठीक है। ये जो पेलोड m है इसको वेलोसिटी v से एक्सेलरेट करवाने, वेलोसिटी v पे ले जाने का काम। तो शुरू में तो वेलोसिटी 0 होगी, 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे लाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगा होगा। तो ऑब्वियसली जो इसका जो काम है ये वाले पार्ट का रॉकेट के, इसमें फ्यूल इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जो हमारा पेलोड है उसको वेलोसिटी v पे पहुंचाना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लेट द रेसिडुअल मास ऑफ अ रॉकेट, ये रेसिडुअल मास ऑफ अ रॉकेट विदाउट पेलोड, विदाउट पेलोड मतलब ये हटा के, और फ्यूल इज अ फ्रैक्शन ऑफ एफ ऑफ, ठीक है ना, इनिशियल मास इंक्लूडिंग फ्यूल, बट विदाउट पेलोड, बिना पेलोड के, ठीक है। यहाँ पे एक चीज गलत लिखी हुई है दोस्तों, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो है ये यहाँ पे ये और फ्यूल जो आया है ना दोस्तों, दिस इज रॉन्ग थिंग, दिस इज रॉन्ग। इसको कट कर लेना। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टीचमेंट के मेरी प्रोफाइल पे जाके, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तब आप एक चीज करेंगे कि ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में ये वाला पार्ट एडिट करके निकाल दीजिएगा, ये और फ्यूल को हटा देना है, ठीक है ना। ये दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। सो लेट द रेसिडुअल मास ऑफ द रॉकेट विदाउट पेलोड, ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती रहती है, ठीक है ना। सो रेसिडुअल मास ऑफ रॉकेट विदाउट पेलोड, विदाउट पेलोड मतलब ये हटा दिया गया है, ठीक है। और फ्यूल गलत है, विदाउट पेलोड इज अ फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मास इंक्लूडिंग फ्यूल, इज अ फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मास इंक्लूडिंग फ्यूल, ठीक है ना। अब देखिए ये रेसिडुअल मास, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूल खत्म हो गया हो, मैं क्यों इस और फ्यूल को काटा,
ये किस अजम्पशन से और फ्यूल लिखा गया था यहाँ पे? ये इसलिए लिखा गया था कि ये अज्यूम कर रहा था कि वो फ्यूल खत्म हो गया है, लेकिन रेसिडुअल मास नीड नॉट बी लाइक दैट एक्चुअली। इट पर यहाँ पे इस प्रॉब्लम में यस इट इज फ्यूल भी यहाँ पे खत्म हुआ है। सो एनीवेज और फ्यूल भी लिख सकते हो चाहो तो, पर अगर जनरलाइज केस लिखना है तो और फ्यूल नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, सो इतना तो समझ में आ गया होगा कि पेलोड के विदाउट और ये इसके साथ में ये रेसिडुअल मास है, कुछ टाइम के बाद में ये होगा। इट इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मास क्या है देखिए, टोटल इनिशियल मास देखिए, टोटल इनिशियल मास, ठीक है ना? ये टोटल इनिशियल मास कहाँ पे गया? इनिशियल मास प्लस मास ऑफ पेलोड, ठीक है? मास ऑफ पेलोड प्लस इनिशियल मास विथ फ्यूल बट विदाउट पेलोड इज टोटल इनिशियल मास। सो व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? कैपिटल एम नॉट के बराबर है कि नहीं है? कैपिटल एम नॉट के बराबर है ये, ठीक है? अब इनिशियल मास विथ फ्यूल विदाउट पेलोड ये किसके बराबर है? इनिशियल मास विथ फ्यूल विदाउट पेलोड, दिस इज स्मॉल एम नॉट। सो आई विल राइट स्मॉल एम नॉट ओवर हियर। मास ऑफ पेलोड, ठीक है? मास ऑफ पेलोड क्या है? एम है। सो कैपिटल एम नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम नॉट प्लस एम, ठीक है? ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, पहले यहाँ का मैं कूड़ा हटा देता हूँ, ठीक है? लेट्स गो टूवर्ड्स सेकंड स्लाइड। सो कैपिटल एम नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम नॉट प्लस एम, वही लिखा हुआ है, ठीक है? टोटल फाइनल मास, ठीक है? टोटल फाइनल मास क्या है? रेसिडुअल मास विदाउट पेलोड प्लस मास ऑफ पेलोड, ठीक है ना? टोटल फाइनल मास कितना हुआ? फ्यूल फ्यूल तो खत्म हो गया, मान लिया, मान लो फ्यूल खत्म हो गया है, तो मैंने क्या बताया था? वो मशीनरी का मास रॉकेट के प्लस फ्यूल का मास और पेलोड का मास, ऐसी तीन चीजें थी कि नहीं? देखो क्या था, मैं बताता हूँ। ये काय का मास था? ये मशीन का मास था, रॉकेट की जो भी मशीनरी है उसका मास था। ये फ्यूल का मास था, और ये मान लो पेलोड है, ठीक है? अब होता यह है कि इन दोनों के इनिशियल मास को क्या माना है मैंने? स्मॉल एम नॉट माना है, और इसके मास को क्या माना है? एम माना है, ठीक है? अब लीजिए फाइनल स्टेज में ये फ्यूल खत्म हो जाता है, रेसिडुअल मास क्या होगा फिर? रेसिडुअल मास, ये जो एम नॉट है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्यूल खत्म हो गया, तो एफ टाइम्स एम नॉट बचेगा, एफ टाइम्स एम नॉट बचेगा। तो फाइनल सिचुएशन क्या हो गई? ओनली मशीन का मास, जो कि एफ टाइम्स एम नॉट होगा। फ्यूल जो है वो खत्म हो चुका है, और पेलोड जो है जो वो ज्यों का त्यों बचा हुआ है, मतलब वो एम है और ये पेलोड है, ठीक है? सो एफ एम नॉट प्लस एम, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मास, वो क्या था? कैपिटल एम था, है कि नहीं? तो वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? ओके, सो final mass small m, sorry, capital M, that is equal to fraction of this plus m. And now as you can see, इनिशियल इक्वेशन में जो स्मॉल एम नॉट का वैल्यू है, यू कैन पुट इन द सेकेंड, ये रेसिडुअल, ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। और फाइनल सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे? इनिशियल सिचुएशन में से एम नॉट का वैल्यू कैपिटल एम नॉट माइनस स्मॉल एम के रूप में यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, यहाँ से यहाँ कर दिया सब्सटीट्यूट, ठीक है? सो कैपिटल एम का वैल्यू आ गया, कैपिटल एम का वैल्यू कैपिटल एम नॉट के टर्म्स में यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर ई मान लिया, ठीक है ना? और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्यूल खत्म हुआ है तो ऑब्वियसली फाइनल मास विल बी लेसर देन इनिशियल मास। सो एज फाइनल मास विल बी लेसर, तो फ्रैक्शन वन से छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कम होती है ना? सो एज द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, वैल्यू कम होना चाहिए, इसलिए एफ होना चाहिए। सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ, ओके? ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट एंड निग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए दोस्तों,
ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट में क्या होता है, यहाँ माइनस जी टी भी आता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट में यहाँ माइनस जी टी भी आता है, लेकिन यहाँ पे निग्लेक्ट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों निग्लेक्ट कर दिया, ये क्या ये ब्लंडर नहीं हो जाएगा? 2 साल पहले एक बच्चे ने पूछा था कि मान लीजिए यहाँ पे तुम बोल रहे हो, इतने धड़ल्ले से बोल रहे हो कि निग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या ये गड़बड़ घोटाला नहीं हो जाएगा यहाँ पे, जीटी को उड़ा दोगे तुम तो देखियो, बहुत आसान उसका जवाब है, मैं बताता हूँ क्यों जीटी को हम इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। टाइम टाइम भी सेकेंड्स में होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो यू रिलेटिव जो होता है ना रॉकेट का, यू रिलेटिव क्या होता है रॉकेट का, मैंने बताया था, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट रिलेटिव टू रॉकेट। रॉकेट आपको पता होगा कितनी वेलोसिटी से चलता है। रॉकेट की स्पीड होती है 35,000 मीटर पर सेकेंड। 35,000 मीटर पर सेकेंड आपके आसपास रॉकेट की स्पीड होती है, ठीक है ना। तो 35,000 मीटर पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में 35 किलोमीटर चला जाता है रॉकेट, इतनी हाई उसकी स्पीड होती है। और यहाँ पे हम मैं कौन सी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये यू रिलेटिव कर रहा हूँ, 35,000 मीटर पर सेकेंड होती है। ये वी का भी वैल्यू ऐसा 25,000 वगैरह ऐसा हाई रहता है, ठीक है ना। तो अब ये जीटी जो है, ये जीटी का मान, इसका जो मान आएगा, मान मतलब इसका जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी फार मच लेसर देन दीज वैल्यूज। ओके, अच्छा रॉकेट है तो, सो जीटी कैन बी निग्लेक्टेड न्यूमेरिकली, ठीक है ना। सो आई हैव नॉट रिटन जीटी ओवर देयर, दैट्स व्हाई। ओके, अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। यूपीएससी एग्जाम का गाइडेंस देते देते वक्त मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट वेरी लेंथी आंसर्स। ओके, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या होता है, आपकी जितने ज्यादा स्टेप्स रहेगी और जितने ज्यादा आपका बड़ा आंसर दिखेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला उतना ही खुश होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। इन यूपीएससी, स्पेशली इन साइंस ऑप्शनल, योर आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ओके, टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। अनलाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसमें हर एक स्टेप को इलाबोरेट करना चाहिए, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे जब मैंने इस चीज को लिखा है, इस चीज को, नाउ यूजिंग ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट एंड निग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, वी इक्वल टू यू रिलेटिव एल एन एम नॉट ओवर एम, ये लिखा है ना। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम होती तो ये स्टेप फॉलो की जाती दोस्तों। पहले पहले ये नहीं लिखते, पहले ये नहीं लिखते, पहले सिर्फ इतना लिखते, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस जीटी लिखते, फिर यहाँ पे लिखते नाउ निग्लेक्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज यहाँ लिखते थर्ड स्टेप में। फिर दैट सो देयरफॉर जी इज इक्वल टू जीरो लिखते, यूनिवर्सिटी एग्जाम के बता रहा हूँ, और जी इक्वल टू जीरो डाल के फिर फाइनली ये चीज मिलती। इतना लंबा नहीं करना है, एक बार अगर आपने लिख दिया है, यहाँ इस एग्जाम की खासियत ये है कि यहाँ पे अगर एक बार आपने इस चीज को लिख दिया है कि ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट को ऐसा लिख के, फिर उसमें जी इक्वल टू जीरो बोल के, फिर और उसमें थर्ड स्टेप में फिर इस पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में करना पड़ता है। ऐसा करोगे अगर आप, तो आपके मार्क कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी सक्सेंट, ठीक है ना। तो सक्सेंट आंसर के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। एक बार अगर आपने लिख दिया है कि निग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट क्वाइट ऑब्वियस कि जीटी वाला टर्म नहीं आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये फर्क होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूपीएससी में, ठीक है ना। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट निग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव v इक्वल टू यू रिलेटिव एल एन एम नॉट ओवर एम, ठीक है। ये तो इक्वेशन कल ही डिराइव किया था भाई, कल ने पिछले क्लास में किया था, आज ही किया था दोपहर में। तो माइनस जीटी हटा दिया। अब एम नॉट का वैल्यू जो है, ये एम नॉट का जो वैल्यू है, ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। तो एम नॉट का वैल्यू स्मॉल एम नॉट प्लस एम किया, और ये कैपिटल एम का वैल्यू एम नॉट के टर्म्स में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना, ठीक है। अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि इसका, ये आप क्या सोच के ये सब कर रहे हो। देखिए दोस्तों, फिजिक्स में कोई नियम नहीं होता कि ये ऐसा ही क्यों किया।
ऐसा ही क्यों किया, इसका कोई नियम नहीं है। उस समय साइंटिस्ट लोगों ने, न्यूटन गैलीलियो के टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने जो बता दिया, जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो की, बेसिकली वही स्टेप सारी आज की बुक्स में मिल रही है आपको। इसमें कोई भी इफेंट बट नहीं रहता। जैसे मैथ्स में आप प्रूफ करते हो, ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे प्रूफ्स होते हैं मैथ्स में। दोज प्रूफ्स, कई सारे ऐसे प्रूफ्स होते हैं जिसमें हम ऐसा दिमाग नहीं लगा पाते कि मैं क्या स्टेप्स करूं कि ये होगा। ठीक है, सो दिस दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली। यहाँ पे आपको ये, अगर आप रट के नहीं जाओगे एग्जाम में कि ये स्टेप, इसके बाद ये करना है, और एग्जाम में यदि आप सोचने बैठ जाओगे कि मुझे लॉजिक समझ में आए कि इसके बाद ये करना है, तो दिस विल बी completely failure for you. That's why you have to literally mug up everything by practicing again and again. पास्ट 30 years के क्वेश्चन पेपर और जेसी उपाध्याय जो ये वाले चैप्टर के जो काम किए, इनके सॉल्व एग्जाम्पल को जितना आप पूरे बार बार रिपीटेडली लिख लिख के प्रैक्टिस कर डालोगे, तो डेफिनेटली ये एग्जाम में आपको 65% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो यहाँ पे एम नॉट की जगह पे और एम की जगह पे ये वैल्यूज मैंने डाल दी है, ये यहाँ से ऊपर से। ठीक है, सो देयर इज नो रूल, यू विल हैव टू रिमेम्बर द स्टेप्स। देयर इज नो रूल, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये स्टेप्स ही क्यों फॉलो की। ठीक है ना? ओके, so yeah, this is yeah, this expression we got. And then after this, in the next slide you can see, as this is मैंने क्या किया फिर कि v अपॉन u रिलेटिव को एक साइड ले लिया। ठीक है ना? v अपॉन u रिलेटिव को एक साइड ले लिया, मतलब ये डिवीजन में गया और इसको लिखा ln, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, ये यहाँ का जो भी चीज है। ठीक है, ये इतना पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये ln जब हटेगा, ln जब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ log टू द बेस e होता है। ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e होता है। ये जब इधर आ जाएगा तो u रिलेटिव बन जाएगा नीचे, और ये ln मतलब log टू द बेस e होने की वजह से जब लॉगरिथम का रूल लगाओगे तो e टू द पावर दिस, e टू द पावर दिस इक्वल टू दिस होगा, है कि नहीं? सो e टू द पावर ये आया और ये आया, मैंने रेसिप्रोकल भी लिया है फिर। ठीक है ना? सारी स्टेप्स नहीं लिखी है यहाँ पे, ये देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। हालांकि मैथ समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, पर फिर भी कोई हो सकता है जिसको दिक्कत हो। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको यहाँ से हटा के यहाँ किया। ओके, फिर इसका मैंने ये ln को मैंने log टू द बेस e लिख दिया। log टू द बेस e जैसे ही लिखा, मुझे पता है a इज इक्वल टू लॉग b टू द बेस a, ये इसका क्या होता है, log b टू द बेस c, इसका क्या होता है, c टू द पावर a इज इक्वल टू b होता है ना, c टू द पावर a इज इक्वल टू b हो जाता है। वही मैंने यहाँ लगाया e टू द पावर दिस, मतलब e टू द पावर v बाय u रिलेटिव इज इक्वल टू क्या आएगा, एम नॉट प्लस एम अपॉन एफ टाइम्स एम नॉट माइनस एम प्लस एम, क्या आएगा। अब मैंने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लोगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा और ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फाइनली समझ में आई बात। एंड आफ्टर वी गॉट दिस, हमने क्या कर दिया फिर, ये एम नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो वी गॉट दिस, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सी स्टेप फॉलो की है, यहाँ पे एफ एम नॉट माइनस एफ एम प्लस एम। ठीक है, फिर क्या किया, एफ एम नॉट को रखा और ये एम को कॉमन ले लिया, एम को कॉमन लिया तो 1 माइनस एफ आ जाएगा और ये प्लस का साइन। तो वही स्टेप्स यहाँ पे डायरेक्ट की हुई है। ठीक है, ये जो किया मैंने। ठीक है, और ये एम नॉट को तो इधर लेके ही गए ऑब्वियसली। सो और फिर और एक स्टेप है कि ये एम नॉट वाले टर्म्स को एक साइड लाओ, इसको आइसोलेट करो, एम नॉट वाले टर्म्स को एक साइड लाओ, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सारे एम नॉट वाले टर्म्स जो कैपिटल एम नॉट वाले टर्म्स है उनको एक साथ लाओ। ठीक है ना? तो कैपिटल एम नॉट वाले टर्म्स को एक साथ लाए, हाइलाइटर का यूज करता हूं मैं।
कैपिटल एम नॉट वाले जो दो टर्म्स है उनको एक साथ लाओ, ठीक है, और इसको आइसोलेट करो, ठीक है। जैसे ही उसको आइसोलेट करोगे, व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट देन, द एक्सप्रेशन विच इज ऑन द स्क्रीन, यू विल गेट दैट, ओके। सो एम नॉट का वैल्यू मिल जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड यू हैव टू actually remember this result too, ठीक है, रिमेंबर, ये रिमेंबर करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज का अपना ये वाला लेक्चर इतना ही रखता हूँ, ठीक है। आगे आगे हम इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन इक्वेशन ऑफ रॉकेट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट, इस पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, यहाँ से मैं पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टीचमेंट के मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आते रहे, ये कोर्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो, अरे होगा ही, ऑब्वियसली होगा ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।